हेलो दोस्तों। भारत के संविधान की जो रचना थी वो इस विचार से की गई थी कि कोई भी लोकतांत्रिक देश तभी मजबूत और अस्थायी बन सकता है जब उसमें नागरिकों को अधिकार प्राप्त हो, सरकार को कार्य करने की स्पष्ट दिशा मिली हो और नागरिकों पर कर्तव्य निर्धारित हो। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे बीपीएससी एईडीओ स्पेशल सीरीज में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार और डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में किया गया है, क्योंकि मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को राज्य की मनमानी से सुरक्षा प्रदान करना था तथा उन्हें गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर देना है। इन अधिकारों की प्रेरणा मुख्य रूप से अमेरिका के अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स से ली गई है, किंतु भारत ने इन्हें अपनी सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुसार ढालकर अपनाया है। अनुच्छेद 12 में राज्य ने स्पष्ट परिभाषा दी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सभी सरकारी संस्थाएं मौलिक अधिकारों के दायरे में आती हैं। अनुच्छेद 13 यह घोषित करता है कि यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बनाया गया है तो वह कानून शून्य माना जाएगा। यह प्रावधान न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को दर्शाता है। अब हम बढ़ते हैं समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 की तरफ। समानता का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि विधि के शासन के अनुसार कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। मतलब कि कानून की नज़र में चाहे ऊंच नीच, गरीब अमीर, सब एक समान है, सभी के लिए समान नियम है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद जो 15 है वो भेदभाव निषेध की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ संरक्षणात्मक भेदभाव के अंतर्गत महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। कि वो भेदभाव की निषेध तो करता है, लेकिन जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है इसका सपोर्ट करता है अनुच्छेद 15 जो है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। ये सरकारी रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करता है और यहीं से आरक्षण नीति को संवैधानिक आधार प्राप्त होता है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 17 यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन करके सामाजिक न्याय की नींव रखता है। अनुच्छेद जो 17 है वो अस्पृश्यता को यानी जो भी छुआछूत है इसका अंत करके सामाजिक न्याय की नींव रखता है, जबकि अनुच्छेद जो 18 है वो उपाधियों के उन्मूलन के माध्यम से समानता को और सुदृढ़ करता है, ताकि किसी के पास कोई स्पेशल उपाधि नहीं होगी। जैसे पहले होती थी महाराजाधिराज, महाशक्तिशाली, इस टाइप की उपाधि की अंत की बात करता है। लेकिन हाँ, वो उपाधियों की जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण वगैरह जो इन सब, भारत रत्न, इन सब उपाधियों के अंत की बात नहीं करता है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 19 से 22 यानी स्वतंत्रता के अधिकार की। स्वतंत्रता के अधिकार को लोकतंत्र की आत्मा माना गया है, क्योंकि अनुच्छेद 19 में दी गई है 6 स्वतंत्रताएं, जो कि है वाक एवं अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी निवास करने की मतलब रहने की, कहीं भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। ये सारी स्वतंत्रताएं नागरिकों को सक्रिय लोकतांत्रिक जीवन जीने का अवसर देती हैं। हालांकि इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एकदम छूट है कि आप जो चाहे सो कर सकते हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं, आ सकते हैं। उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो भी देश की सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए। अनुच्छेद 20 आपराधिक मामलों में संरक्षण प्रदान करता है, जैसे पूर्व प्रभाव से दंड का निषेध और एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं। और अगर आदमी खुद उसमें गिल्टी है तो उसको खुद से अपने सेल्फ डिफेंस करने का, मतलब अपने आप को प्रेजेंट करने का, जैसे कोर्ट वगैरह में होता है कि अगर आपको कोई लॉयर नहीं मिला तो आप खुद से अपना केस प्रेजेंट कर सकते हो, उसकी ये संरक्षण देता है। अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसे न्यायपालिका ने विस्तारित करते हुए निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य और आजीविका का अधिकार बताया है। इसलिए इसे संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 की, जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है, जिसका ये था
सर्व शिक्षा अभियान इसी का एक पहल, इसी टाइप मतलब इसी पॉलिसी को जो था कि सबको निःशुल्क शिक्षा मिले, उसी को लागू करने का एक नियम था, मतलब एक नीति थी। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। वह है मानव गरिमा की रक्षा करता है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बेगार प्रथा को प्रतिबंधित करता है, जबकि अनुच्छेद 24 वह खतरनाक कार्यों में बाल श्रम पर रोक लगाता है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में दी गई है। यह भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य बनाती है और प्रत्येक व्यक्ति को अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म का पालन, आचरण और प्रचार करने का अधिकार प्रदान है। अब बात करते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में निहित है। वो अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति और शिक्षण संस्थानों की रक्षा का अधिकार देती है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 32, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जैसी रीटें शामिल है। मैं इन सारे रीटों को एक शॉर्ट के माध्यम से, एक शॉर्ट्स में एक रीट को समझाते हुए एक शॉर्ट्स आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगी, जिसमें 5 शॉर्ट्स होंगे, तो आप उसको देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके कल से। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा गया है। अब हम बढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व की तरफ। ये संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में दिए गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 जो कि आयरलैंड के संविधान से उधार लिया गया है। यह नागरिकों को अधिकार प्रदान करने के बाद संविधान निर्माताओं ने यह आवश्यक समझा कि सरकार को भी यह बताया जाए कि उसे किस दिशा में कार्य करना है। इसी उद्देश्य से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन शासन के लिए बहुत ही जरूरी है। मतलब कि अगर डीपीएसपी का उल्लंघन हो रहा है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते। जैसे कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा था तो आप उसको लागू करवाने के लिए न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी में मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आप न्यायालय नहीं जा सकते। अनुच्छेद 36 और 37 जो है वो नागरिकों के अनुच्छेद 36 और 37 जो नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा और उसके महत्व को स्पष्ट करते हैं, जबकि अनुच्छेद 38 और 39 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समान कार्य के लिए समान वेतन तथा संसाधनों के समान वितरण की बात करते हैं। वहीं जो अनुच्छेद 40 है वो ग्राम पंचायतों और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बल देता है, जबकि अनुच्छेद 41 से 43 कार्य का अधिकार, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता, न्यायपूर्ण कार्य दशाएं और जीवन यापन योग्य वेतन से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता के लक्ष्य को प्रस्तुत करता है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी सारे धर्म के मामले के लिए एक कोड होगा, मतलब एक कोड होगा। उसी संहिता के माध्यम से सब में वो हो गए जो भी पारिवारिक मामले हैं, जैसे गोद लेना, शादी विवाह वगैरह जो है, उस सबको एक ही नियम कार्य से सबको मतलब सारे धर्म के लोगों को डील किया जाएगा। अनुच्छेद 45 जो प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा से जुड़ा है, जबकि अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के संरक्षण की बात करता है। इसके साथ साथ ही अनुच्छेद जो 47 है वो पोषण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और मादक पदार्थों के निषेध को राज्य का प्राथमिक कर्तव्य बताता है, जबकि अनुच्छेद 48 जो कृषि और पशुपालन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 48A जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था वो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा है। और अनुच्छेद 50 जो है वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग को बढ़ावा देने की बात करता है। अब हम बढ़ते हैं मौलिक कर्तव्य की तरफ। मौलिक कर्तव्य का मौलिक कर्तव्य का वर्णन हमारे भाग 4A अनुच्छेद 51A और इसका जो स्रोत है वो यूएसएसआर वर्तमान रसिया है। इसको मतलब ये मूल संविधान में नहीं था, इसे संविधान के 42वें संविधान संशोधन जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है उसको उसके माध्यम से 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, क्योंकि संविधान केवल अधिकारों की ही नहीं बल्कि नागरिकों की जिम्मेदारियों की भी बात करता है। इसी के कारण पूर्व सोवियत संघ के संविधान से इसे उधार लिया गया। अनुच्छेद 51 के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का, राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रगान का सम्मान करे, भारत की एकता और अखंडता बनाए रखे, सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करें,
वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करे और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे। इसके अतिरिक्त 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 51(1) के जोड़ा गया, जिसके अनुसार माता पिता या अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा प्रदान करें। तो अगर देखा जाए इसको, मतलब पॉइंट में याद किया जाए, तो अधिकार जो लिया है, मौलिक जो अधिकार है, उसे अमेरिका से लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से और कर्तव्य को रूस से लिया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता सुरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार को कल्याणकारी राज्य की दिशा दिखाते हैं और मौलिक कर्तव्य है वो नागरिकों को जिम्मेदार बनाते हैं। अमेरिका से अधिकार, आयरलैंड से नीति और पूर्व सोवियत संघ से कर्तव्य लेकर भारत ने ऐसा संविधान बनाया जो अधिकारों, कर्तव्यों और शासन के संतुलन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं एक नया वीडियो बना के आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। और आज वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि मेरी स्वास्थ्य थोड़ी सी सही नहीं थी, इसके कारण। और आपको जिस पीडीएफ से मैंने पढ़ाया है, अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक है, आप उस पर विजिट करके भी हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, मिलते हैं कल आपसे डे 10 में एक नए टॉपिक के साथ। और जो भी हमने आपको बताया कि इसका जो भी रीट वगैरह है, इसको हम आपको शॉर्ट्स के माध्यम से प्रोवाइड करा के आपकी डाउट को क्लियर कर देंगे, तो आप हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।